हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोटोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। देखो, ये सब्जेक्ट फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। तथा भौतिक शब्द, भौतिक का अर्थ होता है दिक काल में, स्पेस टाइम में जिसका भी अस्तित्व प्रमाणित किया जाता है उसे भौतिक कहा जाता है। अर्थात जिसका अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है उसको भौतिक कहा जाता है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्रमाणित किया जाए, जैसे द्रव्य, ऊर्जा, परंतु हमारे आत्मा को ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी प्रकार से आत्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अर्थात आत्मा भौतिक नहीं है। दूसरा शब्द है विज्ञान। विज्ञान साइंसिया शब्द से बना है। अर्थात साइंस शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। अर्थात भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित जानना। अर्थात सुव्यवस्थित जानकारी भौतिक विज्ञान में पढ़ी जाती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, जब से मानव जीवन का विकास हुआ है, जब से मानव प्रकृति में विकसित हुआ है, तभी से उसके मन में प्रकृति में कई प्रकार की घटनाएं देखने को प्राप्त हुई है। जैसे दिन रात की बार बार पुनरावृत्ति, मौसम की पुनरावृत्ति आदि घटनाएं देखने को प्राप्त हुई है, जिन्हीं को देखकर मानव बार बार नई नई खोज करता आ रहा है। इसी खोज के आधार पर इस प्रकृति के ज्ञान को एक सुव्यवस्थित तरीके से जानकारी प्राप्त की है और व्यवस्थित किया है। इसे ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। आज अपन इस भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर में पढ़ेंगे, बीएससी पार्ट सेकंड के, बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। ये पेपर है थर्ड, बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। आधुनिकी में और तकनीकी के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे दूरसंचार, उपग्रह संचार, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में जब से सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर का आविष्कार हुआ है, तब से
इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी डिवाइसें छोटी एवं अच्छी तकनीकी की प्राप्त हो गई है। अर्थात आज के ज़माने में जब से अर्धचालक का विकास हुआ है तभी से कंप्यूटर का आकार छोटा एवं बहुत ही अच्छा हो गया है। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए अपने को कुछ विशेष परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन परिभाषा में सबसे नंबर 1 है जाल, जिसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क नाम सुना हुआ लग रहा है, रटना नहीं है इसको, क्योंकि रटा हुआ मैटर स्थायी नहीं रहता है। अपने को समझना है। जो विद्यार्थी इसके बारे में समझता है वो कभी भी भूलता नहीं है इस चीज़ को, और जो रट लिया वो बहुत ही कम समय में भूल जाता है। बात कर रहे हैं अपन जाल की। जाल देखो नाम से डिनोट हो रहा है नेटवर्क, एक कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था। जैसे अपन देखते हैं वॉलीबॉल का जाल, बैडमिंटन का जाल, एक कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था है जिसको क्या कहते हैं अपन, जाल कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाल किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में विभिन्न प्रकार के परिपथ उपयोग में लिए जाते हैं। जिनमें बैटरी, प्रतिरोध, संधारित्र आदि का उपयोग किया जाता है। इन सभी से मिलकर बना परिपथ जाल कहलाता है, जिसमें संधारित्र, कुंडली, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि हो सकते हैं, जिन्हें अवयव कहा जाता है। अवयव मतलब प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि, ये सभी अवयव कहलाते हैं। अर्थात जाल का अर्थ होता है विभिन्न अवयवों से मिलकर बना परिपथ जाल कहलाता है। इट मीन्स प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, बैटरी आदि से मिलकर बना परिपथ जाल कहलाता है। तो देखना विभिन्न अवयव जैसे प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, कुंडली, संधारित्र आदि, इन्हें क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। इन अवयवों से मिलकर विभिन्न अवयवों से मिलकर बना परिपथ जाल कहलाता, जाल कहलाता है। इस प्रकार से जाल की डेफिनेशन है। सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं इसी में, ये दो प्रकार का होता है जाल। एक सक्रिय जाल, जिसको अपन एक्टिव नेटवर्क कहा जाता है। सक्रिय जाल देखो नाम से डिनोट हो रहा है, जाल तो एक कॉम्प्लिकेटेड विभिन्न अवयवों से मिलकर बना परिपथ जाल कहलाता है। अब बात करें अपन सक्रिय जाल, एक्टिव जाल की बात करें अपन। एक्टिव का अर्थ होता है जिसमें बैटरी लगी हुई हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, उसे अपन सक्रिय जाल का कहते हैं। अर्थात बैटरी से युक्त जाल सक्रिय जाल
कहलाता है। इसी से एक दूसरा जाल है निष्क्रिय जाल। पैसिव नेटवर्क, ये भी नाम से डिनोट हो रहा है। जिस प्रकार से एक्टिव है, सक्रिय है, उसी प्रकार से निष्क्रिय है, अर्थात जिसमें बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी लगी हुई है, उसे सक्रिय जाल कहा जाता है, और जिसमें बैटरी नहीं जुड़ी हुई है उसे निष्क्रिय जाल कहा जाता है। अर्थात बिना बैटरी वाला जाल निष्क्रिय जाल कहलाता। तो इस प्रकार से है ये जाल, और जाल में दो प्रकार का जाल है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पे स्रोत की। सोर्स। स्रोत एक शक्ति प्रदान करने वाला उपकरण होता है जिसमें परिपथ में बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात ये शक्ति प्रदान कर रहा है परिपथ को, जिसको क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक स्रोत होता है वोल्टता स्रोत, वोल्टेज सोर्स। देखो, ऐसा स्रोत जिसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था एक बैटरी है जिसके श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है। कैसा प्रतिरोध? इंटरनल रेजिस्टेंस RI, और ये एक बैटरी है। इस पूरे स्रोत को वोल्टता स्रोत कहा जाता है। यदि इस RI का मान 0 हो जाए, RI का मान यदि 0 हो जाएगा, तो यही स्रोत जो वोल्टता स्रोत था ये आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाएगा, आइडल वोल्टेज स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इस प्रकार के सिंबल से डिनोट किया जाता है, अर्थात परिपथ में यदि इस प्रकार का सिंबल लगा हुआ है तो उसे अपन क्या कहते हैं? वोल्टता स्रोत कहते हैं। सभी लोग ध्यान देना इधर। दूसरा स्रोत है धारा स्रोत। करंट सोर्स। धारा स्रोत यदि किसी बैटरी के समांतर क्रम में इस प्रकार की व्यवस्था में, क्रम का विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक में मैंने आपको श्रेणी क्रम बताया है और दूसरे में समांतर क्रम। ये कैसा क्रम है? समांतर क्रम है। ये बैटरी जुड़ी हुई है, इसके समांतर क्रम में एक आंतरिक प्रतिरोध RI जुड़ा हुआ है। यदि इस RI का मान अनंत हो जाता है, कितना हो जाता है? अनंत। यदि इस RI का मान इन्फिनाइट हो गया तो यही जो धारा स्रोत था, ये धारा स्रोत आदर्श धारा स्रोत कहलाता है, आइडल करंट सोर्स कहलाएगा, आदर्श धारा स्रोत कहलाएगा। तो विशेष ध्यान रखें, वोल्टता स्रोत में बैटरी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है
जबकि धारा स्रोत में बैटरी के समांतर क्रम में एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है। यदि इस वोल्टा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाए तो वो वोल्टा स्रोत आदर्श वोल्टा स्रोत कहलाता है, जबकि ऐसा संभव नहीं होता। आरआई का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये एक आइडल कंडीशन है जिसमें इसको अपन आदर्श वोल्टा स्रोत कहते हैं। इसी प्रकार धारा स्रोत के समांतर क्रम में एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यदि इसका मान इन्फिनिट हो जाए तो इसको आदर्श धारा स्रोत कहा जाता है। ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन होती है और ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्रोत है, एक वोल्टा स्रोत और एक धारा स्रोत। जिसके श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे वोल्टा स्रोत कहा जाता है, और जिसके समांतर क्रम में एक वोल्टा स्रोत जुड़ा होता है उसे धारा स्रोत कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन इसी के नेक्स्ट। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे स्रोत की। तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्रोत है, एक वोल्टा स्रोत और एक धारा स्रोत। धारा स्रोत का सिंबल परिपथ में आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, एक एरो का निशान, तीर का निशान। ये जो तीर का निशान है ये धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ये नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये स्रोत है, वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत। समझने की कोशिश करना सभी लोग, ध्यान देना इधर। रटने का कोई काम नहीं है, केवल समझने का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5th नंबर पे रेखिक प्रतिबाधा। लीनियर इम्पीडेंस, रेखिक प्रतिबाधा। देखना नाम से डिनोट हो रही है अभी। यदि ऐसी कोई भी प्रतिबाधा या प्रतिरोध जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, आई, सपोज करो अपन आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर V है। विभवांतर कितना है? V। इस R प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है जब इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है। जब इस धारा I और विभवांतर V के मध्य आरेख खींचा जाता है, I और V के मध्य आरेख खींचा जाता है, यदि ये आरेख सरल रेखा प्राप्त होता है, इस प्रकार का सरल रेखा यदि प्राप्त होता है तो अपन इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखिक प्रतिबाधा कहा जाता है। जैसे प्रतिरोध, कुंडली, स्पाइरल। संधारित्र, ये एक ऐसी प्रतिबाधाएं हैं जिनमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उस धारा के मध्य आरेख सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें रेखिक प्रतिबाधा कहा जाता है। अर्थात वह प्रतिबाधा जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के मध्य आरेख सरल रेखा होता है, इसे रेखिक प्रतिबाधा कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, V और I के मध्य खींचा गया आरेख यदि सरल रेखा प्राप्त होता है तो उसे अपन रेखिक प्रतिबाधा कहा जाता है। जैसे प्रतिरोध, कुंडली,
संधारित्र आदि। परंतु जब डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, आदि में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा के मध्य खींचा गया आरेख सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये प्रतिबाधाएं रेखिक प्रतिबाधाएं नहीं कहलाती है, जिन्हें अरेखिक प्रतिबाधा कहा जाता है। फिर अपन बात कर रहे हैं 6 नंबर पे, द्विपार्श्विक